या और क्या डिफरेंस फील किया आपने? Sir, in comparison to our childhood and infancy and all, an adolescent has an idealistic thoughts. Adolescence has some idealistic thought. Beautiful answer. Absolutely. Nice. और सोचो। What else? आपने क्या फील किया है, ये मेरा क्वेश्चन है। बस पिछले 4-5 सालों में आपने इतना सही एक्सपीरियंस किया अपने अंदर चेंज? यस गाइस। So, like we are more in influence of our peers. You are more. In an influence of our peers. You are more influence. You are in influence of your peers. Beautiful. Absolutely. Okay. और So we experience conflicts with our parents. beautiful. Yes, absolutely. इसका scientific reason I'll tell you. Yes, absolutely ये होता है बिल्कुल। इसके पीछे रीजन भी है। We'll understand the reason behind it. और So more conscious. conscious about what? So about how we look and what people think about us. Nice. Yes, absolutely. ना? Yes. और तो ज्यादा ओवरथिंक करते हैं। work completely agreed. और क्या करते हो? It's all about introspection. क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको बुक याद नहीं आएगी। एग्जाम हॉल में आपको यही याद आएगा। और रीजन क्या होगा क्योंकि टीनेजर्स डिफेंसिव होते हैं एंड अर्ज करेंगे कि अपने आप जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। आपकी आवाज साफ नहीं आई, बहुत ही खराब हो गई। So can you hear me now? या So I was trying to say that teenagers are more defensive than children. Children will listen to their parents and other adults irrespective of why they are saying something, but teenagers will try to justify their actions and like try to do things their own way rather than listen to others. राइट, अग्रीड। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पर समझो तो पिछले कुछ सालों में आपकी लाइफ में इतनी सारी चीजें चेंज हुई हैं। खुद को देखने का या समझने का नजरिया, दुनिया को देखने या समझने का नजरिया, लोग क्या बोलते हैं उसका फर्क ज्यादा पड़ने लगा है। पहले इन बातों का उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, अब ज्यादा फर्क पड़ने लगा है कि कौन क्या बोलता है, क्यों बोलता है, क्यों, किस कैसे बोलता है। अब हमें ये लगने लगा है कि हर कोई जो है वो हमारे बारे में ही बात करता है, हर किसी को हमसे दिक्कत ही है। अब हमें ये लगने लगा है कि यार अपने काम से काम रखना है यार। अगर कोई फूफा जी आते हैं घर पे और पूछते हैं कि बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, तो
हमारा पहला जवाब होता है कि यार अपना देखो यार, हमें मत बताओ कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। नॉट ओनली फूफा जी, कई बार हमारे पेरेंट्स भी हमसे कोई चीज बोलते हैं तो हम यही इसी उस पे रिप्लाई कर देते हैं कि यार मैं अपना देख लूंगा, आप रहने दो। यस, Yes. बेसिकली क्या हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में हम बड़े हुए। बड़े होने का मतलब कि पिछले कुछ सालों में हमने बहुत सारी ऐसी नई चीजें देखी, सुनी, समझी है। हमारा दिमाग अब पिछले कुछ सालों में चीजें सोचने लगा है, डिसीजन लेने की कोशिश करने लगा है। पहले नहीं होता था ऐसा। पहले तो यार ठीक है, डिसीजन लिया लिया, नहीं लिया नहीं लिया, या हमारा कुछ सही नहीं होता था। और अब ऐसा होता है कि यार अगर मेरे को कोई चीज करने का मन है और मुझे अगर घर वाले मना कर रहे हैं तो मुझे वो ज्यादा इम्पैक्ट करती है बात। पहले इतना ऐसा नहीं होता था। ऐसा होता है किसी के साथ या मेरे साथ ही होता है ऐसा? होता है सर। पक्का? हाँ सर। जी हाँ, होता है ऐसा। Sir, कभी कभी. कभी कभी होता है, मतलब ठीक है फिर। सो बेसिकली ये जो पीरियड होता है ना, एडोलसेंस पीरियड, जिसको हम एडोलसेंस पीरियड बोलते हैं, इस पीरियड में जनरली ये होता है कि हमारा सब कुछ बदल रहा होता है। हमारा शरीर बदल रहा होता है, हमारी सोच बदल रही होती है, हम अपने डिसीजंस लेने की सोचते हैं, हमारे आसपास की चीजें हमें अच्छी लगती हैं या बुरी लगती हैं। हर चीज हमें इम्पैक्ट करती है, अच्छा हो या बुरा हो। हमें ऐसा लगता है कि हाँ यार ये तो ठीक हो रहा है या ये तो खराब हो रही है। हर किसी की बातें हमें अच्छी नहीं लगती, हमें कुछ ही लोगों की बातें अच्छी लगती है। अगर उसके अलावा किसी ने कुछ बोल दिया तो ऐसा लगता है कि यार इसका मुंह क्यों ना तोड़ दें हम पहले। लगता है ऐसा? हाँ sir. ठीक है, मतलब पहले जो बातें मुझे उतनी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करती थी, अब वो बातें मुझे उससे ज्यादा इम्पैक्ट करने लग गई हैं। नाउ दीज थिंग विच इज हैपनिंग विद यू, इस चीज को हम बोलते हैं एडोलसेंस पीरियड। तो जैसे ही एक बच्चा 12 साल से ऊपर पहुंचता है, डिपेंडिंग ऑब्वियसली ऑन द न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड अदर वैल्यूज, बट जनरली आप देखो कि एक नॉर्मल बंदा, अगर उसको सही न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो ये जो बंदा है ये 12-13 साल का होते होते इसकी मैच्योरिटी आ जाती है। ठीक है, सॉरी नॉट मैच्योरिटी, जिसका एडोलसेंस पीरियड आ जाता है। अब इस एडोलसेंस पीरियड में बॉडी बहुत रैपिड चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, इसी एज पीरियड में बॉडी के अंदर आपके सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, क्योंकि अभी तक जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे थे या जो भी चेंजेस बॉडी के अंदर हो रहे थे वो आपको तैयार कर रहे थे इस पीरियड के लिए। और बेसिक आप समझो, चैप्टर नंबर 1 साइकोलॉजी में हमने पढ़ा है कि ह्यूमन बीइंग के दो ही काम है। क्या क्या है? व्हाट आर द टू बेसिक नीड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, जिस कारण से पिछले कई 100 साल, 1000 सालों से ह्यूमन रेस एग्जिस्ट कर रही है? बुक पढ़ते हो आप लोग? थोड़ा सा बोलते हो कभी बुक्स? उसमें लिखा हुआ है, पहले इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि देयर आर टू रिक्वायरमेंट्स, वन इज वन इज सर्वाइवल एंड अनदर इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, सो बॉडी का सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म जो है, यही चीज बॉडी को तैयार करती है आगे बढ़ने के लिए।
एंड यही एक कारण है जिस कारण से ह्यूमन रेस कई सौ सालों से आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे हम एडल्सेंस पीरियड में पहुंचते हैं, सबसे पहला डेवलपमेंट जो हम बात करते हैं वो है फिजिकल डेवलपमेंट। सो फिजिकल डेवलपमेंट में आप सबसे पहले देखते हो कि यार इस बंदे के मूछें आने चालू हो गई हैं, मतलब बॉडी हेयर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, प्यूबर्टी आनी स्टार्ट हो जाती है, वॉइस जो है वो थोड़ी सी भारी हो जाती है लड़कों की। ठीक है, गर्ल्स के मेंस्ट्रुएशन पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी आपको सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए तैयार कर रही है। इट्स अ बेसिक नेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। ये है फिजिकल डेवलपमेंट्स। हाइट बढ़ने लगेगी, ठीक है, वेट बढ़ने लगेगा, आप ज्यादा मैच्योर्ड दिखने लगोगे, बड़े दिखने लगोगे। ये सारा कुछ जो है वो 13 ईयर्स के आसपास से स्टार्ट। अब क्योंकि रिप्रोडक्शन इज अ पार्ट, और रिप्रोडक्शन के लिए आपके अंदर इमोशंस भी तो आने चाहिए ना। ठीक, अब क्योंकि ये सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं जो कि आपके एंडोक्राइन सिस्टम आपका जो है वो बना रहा है या बढ़ा रहा है, इस डेवलपमेंट के कारण आपकी फिजिकल बॉडी के जो मेंटल स्टेट है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो चीजों को देखने का समझने का तरीका है, नजरिया है, इस पे भी फर्क पड़ता है। ठीक, जब इमोशनली आप चेंज होने लगोगे, आपके हार्मोन्स चेंज होने लगेंगे, आपके दिमाग में वो हार्मोन्स जाएंगे, यही एक एज पीरियड होती है जहां पर यू स्टार्ट फीलिंग अट्रैक्टेड, सेक्सुअली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अनदर पर्सन। ठीक, क्यों? क्योंकि बॉडी को तो रिप्रोडक्शन इज अ रिक्वायरमेंट ना। तो अगर अगर वो इमोशन डेवलप नहीं होंगे तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम। एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि अर्लियर, आज से कुछ 100 साल पहले, बच्चों की 12-13 साल में शादी करा दी जाती थी। ठीक है, क्योंकि बॉडी आपकी फिजिकली तैयार हो जाती थी उस वक्त पे। दुनिया जो लोग जो थे, दुनिया जो थी, वो ये सोचते थे कि बॉडी का सिर्फ फिजिकल रिक्वायरमेंट होता है। उसके बाद जब धीरे धीरे समझना चालू किए, साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग आई, तो समझ में आया कि भैया नहीं, इसके अलावा भी दुनिया होती है। तो सिर्फ फिजिकल रिक्वायरमेंट से काम नहीं होता, उसके ऊपर फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें भी बहुत जरूरी होती हैं। एंड देन लॉज जो है अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग हिसाब से बनते चले गए हैं। इवन देर आर कंट्रीज अभी भी जहां पर बाय द एज ऑफ 13 और 14 मैरिज इज लीगल। बताओ एक ऐसे देश का नाम बताओ जहां पर 13 साल की उम्र में शादी लीगल है। नहीं। So, in fact, uh, बोल बोल बोलो। हेलो। sir, I'm not sure, but शायद थाईलैंड में चाइल्ड मैरिज अभी भी लीगल है। and सी, पहली बात, there's a difference between a child marriage and what I'm talking about. So child marriage was like 6-7 सालों, 6-7 साल 8 साल में शादी कर नहीं देते। सर, but 12-13 को तो चाइल्ड मैरिज माने, चाइल्ड मैरिज की 13+ अगर Like, चाइल्ड होता तो वो बच्चे की शादी नहीं करा रहे ना बेटा। 13+ इज नॉट चाइल्ड। चाइल्ड मैरिज चाइल्ड नहीं है, but मैरिज तो चाइल्ड मैरिज ही है। सो बेसिकली दे यूज्ड टू सी कि अगर बच्चों ने प्यूबर्टी अचीव कर ली है तो उनकी शादी करा दो। ठीक है, तो वो चाइल्डहुड के बाद का हिस्सा था। जापान जो है, वहां पे चाइल्ड चाइल्ड मैरिज नहीं बोलूंगा, बट 14-15 ईयर्स में शादी भी कर सकते हैं। ठीक है,
नाउ जब फिजिकल डेवलपमेंट की और प्यूबर्टी की और ये सारी चीजों की बात कर रहे हैं अपन, तो इसमें एक चीज अपने को बात करनी पड़ेगी, वो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, तो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स आर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच डायरेक्टली एसोसिएट विद द reproduction, or secondary characteristics are all the visible characteristics of an individual about the physical development, like facial hair, आवाज, acceleration in growth, change in voice। ठीक है, इसमें एक वर्ड और आता है जिसको बोलते हैं मनार्शे पीरियड। सो मनार्शे पीरियड इज बेसिकली जब भी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है उसके 2 साल पहले, 1.5 से 2 साल पहले मनार्शे पीरियड स्टार्ट होता है। मतलब फिजिकल बॉडी आपको तैयार कर रही होती है उस चीज के लिए। ठीक, सो जनरली इट बिगिंस, बॉयज के लिए 12 से 13 साल इज व्हाट नॉर्मली adolescence period starts, and for girls it starts much before, तो 10 से 11 साल। ठीक है, अब अगर हम इसकी फिजिकल डेवलपमेंट की एडोलेसेंस पीरियड में बात करें तो हमें यह भी समझना होता है कि किसी भी फिजिकल डेवलपमेंट में दो चीजें काम करती हैं। एक ऑब्वियसली फिजिकल स्ट्रक्चर, द जेनेटिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, एंड दूसरा एनवायरमेंट। ठीक, तो जेनेटिक्स कैसे, ये जो जेनेटिक आपको मिले हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपकी बॉडी को मिली है वो, और एनवायरमेंट इज ऑल द न्यूट्रिशंस दैट यू आर गिविंग टू योर बॉडी। ठीक है, तो अगर आपको प्रॉब्लम होती है प्यूबर्टी पीरियड में, इसका मतलब आपके न्यूट्रिशन में या जेनेटिक्स में प्रॉब्लम है। ठीक, और उस कारण से देन यू कैन गो टू अ गायनोकोलॉजिस्ट और अ डॉक्टर एंड दे विल टेल यू सम ऑफ द मेडिसिंस व्हिच विल एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू आउट इन डीलिंग विद दैट पर्टिकुलर डेवलपमेंट। ठीक, जो अच्छी मतलब जो थोड़ी सी अच्छी फैमिली होती है जहां पर न्यूट्रिशनल फूड्स इजीली अवेलेबल होते हैं, उनको अपनी उन उन बच्चियों को मेंस्ट्रुएशन में इजी होता है थोड़ा सा, सही टाइम पर सही चीजें सब कुछ सही हो रहा होता है क्योंकि बॉडी को न्यूट्रिशन सही मिल रहा है। वेयर जहां पर ये चीजें नहीं होती है वहां पर थोड़ी सी इसमें इश्यूज या प्रॉब्लम्स देखे गए। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट में क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए स्टार्ट करना है तो आपका ऑपोजिट जेंडर की तरफ अवेयरनेस, उनकी तरफ अट्रैक्शन, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली बढ़ती हैं। ठीक है, ये एक सिंगल फैक्टर है कि क्यों आपका अट्रैक्शन बनता है दूसरे के प्रति। बट सिर्फ फिजिकल रिक्वायरमेंट से दुनिया नहीं चलती है, और वहां पर फिर आते हैं मोरल फैक्टर्स, वहां पर फिर आते हैं कॉग्निटिव फैक्टर्स, और वो मोरल और कॉग्निटिव फैक्टर्स आपको बोलते हैं कि नहीं, इमोशनल फैक्टर्स भी आते हैं जो आपको बोलते हैं नहीं, yes, I might be feeling attracted towards someone, which is basic physical structure which has to be there, but emotionally, morally, socially, there will be time to get along with an opposite gender or the same gender in terms of romantic or sexual relationships. Got the idea? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No, sir. Everyone? Hansi, Ellen? Yes. So, yes, sir. Okay, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंटल चेंजेस। कॉग्निटिव वर्ड का मतलब कौन बताएगा? So the cognition, like the like thinking, learning, and all. थिंकिंग, लर्निंग, यस। ठीक है, तो क्या लगता है एडोलेसेंस पीरियड में किस तरीके के आपने डेवलपमेंट देखे हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या एक्सपीरियंस किया है? एक सेकंड होल्ड करना।
Yeah, sorry. So, what cognitive development you have seen by now? अपने अंदर किस तरीके के cognitive developments देखे हैं? लोगों को, दुनिया को, चीजों को कैसे और क्या चेंजेस हुए आपकी सोच में? So we have more logical thoughts. Good. Yes, absolutely. So idealistic thinking. Idealistic thinking जैसे कि एग्जांपल दो. So सोचो सोचो, आइडियलिस्टिक वर्ल्ड का क्या मतलब हो सकता है? कुछ भी जो जो आपके दिमाग में आ रहा है रैंडमली बताओ. आइडियलिस्टिक. So perfectionism, like अगर कुछ कर रहे हो तो उसमें perfect होने की obligation अगर तुम feel होती है तो Perfectionism can be a part of it. Idealistic वर्ड का क्या मतलब? so something they say like it can happen. We are not imagining it, it can happen. so utopia. आइडियलिस्टिक, आइडियल वर्ड का क्या मतलब होता है? हम्म. सर जैसा होना चाहिए. गुड. आइडियल वर्ड का मतलब होता है आइडियली ऐसा होना चाहिए. मतलब मुझे पता है कि आइडियली, मॉरली ऐसा होना चाहिए, एक दूसरे की लोगों को मदद करनी चाहिए. आइडियल, व्हाट एन आइडियल पेरेंट शुड बी. आइडियल पेरेंट्स कैसे होते होंगे? ये थॉट प्रोसेस जो आपके अंदर घूम रही है कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि यार आपको कैसा पेरेंट चाहिए था, आपको मिला या नहीं मिला वो बात की बात है. आपको क्या लगता है कि एक अच्छा पेरेंट कैसा होता है? अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक आप बताओ कि ये आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पेरेंट. सिमिलरली अगर आपके पेरेंट्स से पूछें कि व्हाट एन आइडियल चाइल्ड शुड बी, तो बोलेंगे कि ऐसा बच्चा जो रात को 10 बजे सो जाए, सुबह 5 बजे उठ जाए, पढ़ाई कर ले, स्कूल चला जाए, घर आ जाए, होमवर्क कर ले, थोड़ा बहुत अगर खेलना चाहे तो खेल ले, फिर होमवर्क कर ले, फिर पढ़ाई कर ले, मोबाइल तो बिल्कुल ना छुए, जो हम बोले वो सुने, जहाँ बैठने बोले वहां बैठ जाए, जब खड़े होने बोले तो खड़ा हो जाए. ये उनके हिसाब से आइडियल आइडियल के लिए. आई बात समझ में? Yes. ओके. इसके अलावा इसी इसी एज पीरियड में आपको नहीं लगता कि आप चीजों को लॉजिकली, और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग तो आती ही आती है, ऑब्वियसली बात है कि क्या चीजें सही होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए. साथ ही साथ में हम हर प्रॉब्लम के कोर्स ऑफ एक्शन भी सोचने लगते हैं, यार इसका सोल्यूशन क्या होगा. बस अगर मान लो कि आपका कोई दोस्त किसी प्रॉब्लम में फंस गया, तो आइडियल स्ट्रक्चर आपके पास होगा कि इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकला जा सकता है. जब वो आपसे डिस्कस करेगा तो आप आइडियली उसको बता पाओगे कि अच्छा एक काम कर, इस तरीके से ये कर, ऐसा ऐसा करेगा ना तो हो जाएगा, इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएगा. ये जो तरीके हैं, कोर्स ऑफ एक्शन, पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन या उसका सोल्यूशन खोजने के जो तरीके हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो है, इस प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को जेन पियाजेट ने बोला हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग. क्या बोला? हाइपोथेटिकल, बोलो. Deductive reasoning. डिडक्टिव रीजनिंग मतलब क्या हुआ हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग का, हंसी? तो मतलब okay. यस हंसी, यू देयर?
हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग का क्या मतलब होगा? और जैसे अगर कोई हमें फ्रेंड हमें कोई प्रॉब्लम बताता है सो वी गिव अ टेंटेटिव एंड आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, इसी एज पीरियड में क्या ऐसा भी होता है क्या कि जो सोसाइटी के रूल्स या मोरल वैल्यूज होते हैं उसको हम अपनी लॉजिकल थिंकिंग से दबाने की कोशिश करने लगते हैं इसी एज पीरियड में? किसने किसने एक्सपीरियंस किया ये? से मान लो सोसाइटी के रूल्स या नॉर्म्स ये हैं कि 15-16 साल के बच्चों को तो प्यार में तो पढ़ना नहीं चाहिए, अफेयर्स नहीं होने चाहिए, ये सोसाइटी के रूल्स और नियम्स मॉरल्स है। किसको लगता है कि ये सही है? किसी को नहीं लगता, राइट? सिमिलरली स्कूल में डिसिप्लिन होना चाहिए, ये हर उस व्यक्ति को सही नहीं लगता जो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता। ठीक है, सो सोशल रूल्स, मोरल थिंकिंग, ये सारी चीजें हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से बदलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कब? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के समय। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो लॉजिकली बदल रहा है, लॉजिकल चीजें सोच रहा है। ठीक है, लॉजिकल आंसर्स खोज रहा है हर चीज का। ठीक है, एडोलेसेंस पीरियड में एक स्पेशल काइंड ऑफ ईगोसेंट्रिज्म भी बनता है। अभी ईगो क्या होता है ये अपन अपन पढ़ेंगे आगे चल के, बट अभी आप समझो कि ईगो इज सही और गलत के बीच में आपका लिया हुआ स्टैंड। दैट्स व्हाट योर ईगो इज। तो आपके अंदर 3 लोग रहते हैं मान लो, ठीक है, ऐसे ऐसे स्प्लिट कर देते हैं अपन, एक व्यक्ति के ऐसे 3 हिस्से हो गए। एक जो है वो शैतान है, डेविल है, ठीक है, उससे सींग निकले हुए हैं, आप ही का हिस्सा है। दूसरा एक है जिसने परियों वाले कपड़े पहन रखे हैं, वो भी आपका हिस्सा है। ठीक, अब ये जो डेविल है, आपको लाइफ में जो जो चीजें चाहिए डेविल बोलेगा बस जाओ और ले ले, उठा ले, रख ले, छीन ले, तुझे चाहिए तो ले ले। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं इद, साइकोलॉजी की भाषा में आईडी, इद। ये जो दूसरा है परी, ये हर चीज को मोरल वाले तराजू में तोलता है कि ये सही है या गलत है, मोरली ये चीज सही है या गलत है, मोरालिटी प्रिंसिपल पे तोलता है। तो वो आपको बोलेगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं लेना, अगर तुम्हें पसंद आ रहा है तो जाओ और खरीद लो, मॉरली यही सही है, मांग लो, मॉरली ये सही है। डेविल ये नहीं बोलेगा, इध नहीं बोलेगा। ये जो परी है इसको हम बोलते हैं सुपर ईगो। इसके बीच, दोनों के बीच में होता है ईगो। ईगो क्या करता है? ईगो इसकी भी सुनता है डेविल की, और इसकी भी सुनता है, उन दोनों को कंपेयर करता है, और उसके बाद उस कंपैरिजन के थ्रू वो जवाब देता है या काम करता है या एक्शन करता है। अब इसमें अगर किसी का डेविल हाई है तो वो डेविल के साथ जाएगा, उसकी बातें सुनेगा, चोरी करेगा। किसी का अगर सुपर ईगो आई है तो वो सुपर ईगो के साथ जाएगा, मोरली पुरुषोत्तम बनेगा। समझ में आ रही बात? तो ईगो सेंट्रिज्म का मतलब इस यश, जी हाँ, सर वो गलती से क्लिक हो गया। अब ये जो ईगो सेंट्रिज्म है इसका ये मतलब होता है कि व्यक्ति अपने ईगो के इर्द गिर्द घूमता है, अपनी थॉट प्रोसेस के इर्द गिर्द घूमने लगता है। जो मैंने सोच लिया वही सही है, जो मैं चाहती हूं या मानती हूं वही सही है। ये जो थॉट प्रोसेस या ये जो सोच आती है इसे हम बोलते हैं ईगो सेंट्रिज्म, और इसकी शुरुआत जो है वो एडोलेसेंस पीरियड से होती है, कॉग्निटिवली। ठीक है, अच्छा ये तो कॉग्निशन का हिस्सा है। तो ये सॉरी, कैसा होगा, ये इसके अंदर आएगा, ये इसके अंदर आएगा। ठीक है,
सो ईगोसेंट्रिज्म में क्या होता है कि आप यहाँ पर देखो कि आप एक इमेजिनरी ऑडियंस क्रिएट करते हैं यहाँ पर। अपने को लगता है कि यार हर किसी को अपने से ही मतलब है, हर कोई अपने को ही देख रहा है। इस कारण से इस एज पीरियड में आप देखो कि आप अपने आप को सुधारने, संवारने, सुंदरता के प्रति ज्यादा फोकस करने लगते हो कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ या नहीं दिख रहा हूँ, अच्छी दिख रही हूँ या नहीं दिख रही हूँ। कहीं मुझे पिंपल हो गया है तो फिर वो बहुत बड़ा इशू बन जाता है। क्यों? क्योंकि एक इमेजिनरी ऑडियंस देखेगी ना मुझे। सेल्फ कॉन्शियस, अपने बारे में कॉन्शियसनेस आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है, क्या फील करना चाहिए, क्या नहीं फील करना चाहिए। ये जो टर्मोइल होता है इस एज पीरियड में, और क्योंकि इस पे बात नहीं की जाती, किसी कोई समझाता नहीं है कि यार ये सारी चीजें आपके साथ होंगी या इट्स कम्प्लीटली नेचुरल, और इससे कैसे डील करना है, इस पे कोई बात नहीं करता। और इस कारण से ये इमेजिनरी ऑडियंस, पर्सनल फेबल का मतलब होता है कि आप अपने आप के बारे में एक इन्वायरमेंट बना लेते हो, अपना एक नजरिया बना लेते हो, खुद की एक अंडरस्टैंडिंग बना लेते हो। दैट इज पर्सनल फेबल। आई बात समझ में? यहां तक किसी को डाउट? No, no, sir. अब क्योंकि आप ईगोसेंट्रिज्म और इमेजिनरी ऑडियंस की दुनिया में घूम रहे हो, आप अपना अपने आप को सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ एस्टीम आप बनाने की कोशिश कर रहे हो इस एज पे। आपका खुद का कॉग्निशन, खुद के लॉजिक्स, खुद का लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो रहा है किसी भी टॉपिक को लेकर। तो आपके किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर एक एक आइडिया डेवलप हो रहा है, आपका आइडिया डेवलप हो रहा है किसी व्यक्ति को लेकर। अब आपके आइडिया के साथ जिसका आइडिया कनेक्ट नहीं हो रहा, तो क्या होगा? अगर आपके आइडिया के साथ दूसरे व्यक्ति का आइडिया कनेक्ट नहीं हो रहा तो क्या होगा? Sir, लड़ाई. लड़ाई। आपको ये लगने लगेगा कि जो व्यक्ति आपके आइडिया से कनेक्ट नहीं कर रहा है वो आपको समझ नहीं रहा है, आपके थॉट्स, आपके आइडियाज, आपके विचारों को नहीं समझ पा रहा है। ठीक, इस वक्त पे अगर आप अपने घर पे जाके बोलते हो कि मुझे अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने जाना है और आपके पापा या मम्मी मना कर देते हैं, से कि यार आप हमेशा ऐसी करते हो, आप कभी मेरी बात नहीं समझते हो, आप कभी मेरे लिए कुछ नहीं करते हो, आप हमेशा ऐसी करते हो, ये वाला जो फीलिंग आ रहा है, ये बेसिकली आपके ईगोसेंट्रिज्म के कारण आ रहा है। जहां पर आप अपने आप को एक पर्सनल आइडेंटिटी मानना स्टार्ट कर देते हो, वेयरएज पेरेंट्स को अभी भी लग रहा है कि ये तो अभी भी बच्चा है. बच्चा है। एंड दिस इज द रीजन कि ये जो सेंस ऑफ यूनिकनेस है वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। बट अगर इस वक्त पे उसकी यूनिकनेस को, उसके सेल्फ एस्टीम को दबा दिया जाए एज अ पेरेंट, जो बहुत सारे पेरेंट ये गलती करते हैं कि अपने बच्चे के यूनिकनेस को या उसकी बातों को, उसकी थॉट प्रोसेसेस को सही डायरेक्शन देने की जगह बोलते हैं नहीं नहीं चुपचाप घर पे रहो। उससे बात नहीं कर रहे हैं, उसको बता नहीं रहे हैं कि इसके क्या प्रॉज है, क्या कौन से, डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उस पर थोप रहे हैं बातें, आइडिया थोप रहे हैं। जब ये आइडिया थोपते चले जाते हैं तो बच्चा जो है वो अपनी आइडेंटिटी क्रिएट नहीं कर पाता। इसी समय में तो बच्चा अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है ना। इसी समय में तो बच्चा बोल रहा है कि अच्छा पॉलिटिकल पार्टी में ये पार्टी अच्छी है, ये पार्टी गलत है। जितनी उसकी सोच है, वो अपनी सोच को एक फाइनल आइडेंटिटी देने की कोशिश कर रहा है। वो अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। The primary task of an adolescent is to establish an identity separate from the parents. अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहा है कि लोग मुझे मेरे नाम से जाने, यार मेरे अंदर ये स्किल्स हैं, मैं इस चीज में अच्छी हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ, डांस में अच्छी हूँ, म्यूजिक में अच्छी हूँ, या किस पब्लिक स्पीकिंग में अच्छी हूँ। ठीक, अब अगर यहाँ पे उनकी हर बात पे उनकी आइडेंटिटी को ना सुना जाए और उनकी आइडेंटिटी को दबाने की कोशिश की जाए, उनके थॉट प्रोसेस को ना सुना जाए, तो यहाँ पर आता है क्लैश, और उस क्लैश को बोलते हैं आइडेंटिटी कंफ्यूजन। इस एज पीरियड में जब बच्चा अपने डिसीजंस लेने के लिए तैयार होता है, जब वो कोशिश कर रहा होता है, उस समय उसको डिसीजंस अगर नहीं लेने दिए जाए, दबाते चले जाए,
तो ये वो बच्चे होते हैं जो, रिकॉर्डिंग ऑन है बट बोल देता हूँ, जो राहुल गांधी होने के बावजूद अपनी मम्मी से हर बात पूछते हैं। समझ में आ रही बात? So, Yes. क्योंकि सेल्फ एस्टीम बन ही नहीं पाई है, सेल्फ आइडेंटिटी बन ही नहीं पाई है, सो डिसीजन मेकिंग ही नहीं बन पाया। हमने कभी डिसीजन हमें लेना सिखाया ही नहीं गया। जब मैं डिसीजन लेने की कोशिश कर रहा था तब मेरे डिसीजंस को दबाते चले गए, मुझे कभी अपने अपने लिए स्टैंड लेने का सिखाया नहीं गया या बढ़ावा नहीं दिया गया। और उस कारण से क्या हुआ कि अब जब मैं 28, 30 साल, 35 साल का हो जाता हूँ, तो क्योंकि मैंने उसमें सीखा ही नहीं, या इमोशंस को मेरे दबा दिया गया, या मुझे मार पड़ गई, तो मुझे ये लगा कि यार नहीं नहीं, अगर अपनी बात बताई जाती है तो मार पड़ती है, या पनिशमेंट मिलता है, या सजा मिलती है। यही एज पीरियड होता है जिसमें किसी अथॉरिटी फिगर से जब आप बात करने की कोशिश कर रहे हो और वो अथॉरिटी फिगर आपको धुतकार दे रहा है, या दबा दे रहा है, या पनिश कर दे रहा है, इसके बाद जो बच्चे अपने प्रिंसिपल से जाकर बहुत इजीली बात कर सकते हैं, वो अपने लाइफ में अपने बॉस से भी जाकर बहुत इजीली बात कर पाते हैं। जो अपने प्रिंसिपल और अपने पापा से बात करने में भागते हैं कि नहीं नहीं कौन जाएगा उनके सामने, ये अपने बॉस से भी भागते हैं, अपनी बीवी से भी भागते हैं, मतलब हर अथॉरिटी फिगर से भागते हैं। क्यों? क्योंकि उस एज पीरियड जहां पर वो अपना सेल्फ आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहे थे, क्राउड से अलग हटकर अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहे थे, उस समय पे उनको वैल्यू नहीं दी गई। ठीक है? यही एक एज पीरियड होता है जहां पर कुछ लोग आपको एडल्ट मानते हैं और कुछ लोग आपको चाइल्ड मानते हैं। इस कंफ्यूजन को ही एडोलेसेंस पीरियड बोल सकते हो आप। कि आपके घर वाले अभी भी सोच रहे हैं कि हमारा तो बच्चा है, हमारा बच्चा अभी छोटा है, और बच्चे बड़े बड़े कांड कर ले रहे हैं माँ बाप से बच के। यही एज पीरियड होता है कि जब आप एक बार आपने अपने घर में पूछा कि मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना है, घर पे मना कर दिया। कैसे मना किया उस पर डिपेंड करता है, चिल्ला चिल्ला विल्ला के डांट वांट के मना कर दिया। अगली बार अगर आपको बाहर जाने का मन करेगा तो आप पूछोगे? sir, option नहीं है। ऑप्शन कैसे नहीं है? नहीं पूछोगे। आपका मन है जाने का, आपको पता है कि मैं पूछूंगा तो डांट पड़ेगी, क्योंकि हमेशा ऐसे ही होता है, तो आप पूछोगे नहीं, आप करोगे वही, और आप दूसरे तरीके से। अब आप बहाने बनाओगे, अब आप उन चीजों का सहारा लोगे जिसके लिए आपको अप्रूवल मिल सकता है। आज ट्यूशन में एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, हम निकले हैं कोचिंग के लिए, हम घूम रहे हैं इधर उधर दोस्तों के साथ, हम कोचिंग गए ही नहीं। हम जा रहे हैं ये बोल के कि मुझे अपने एक दोस्त के घर कॉपी नोट्स लेने के लिए जाना है, और हम बाहर जाके दोस्तों के साथ तफरी कर रहे हैं। ये जो झूठ बोलने की जो शुरुआत होती है, चीजें छुपाने की जो शुरुआत होती है, वो भी इसी एज पीरियड में। क्योंकि हमें ये लगता है कि यार हमारे बारे में सुना नहीं जाएगा। ठीक? यही एज पीरियड होता है जहां पर एक तरफ आप अपने आप को बोलते हो कि यार मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं अपने लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। दूसरी तरफ अगर आपसे कुछ चीज नहीं बन रही है तो यू स्टार्ट क्राइंग लाइक अ बेबी, यार मेरे लाइफ में ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। तो आप एक तरफ बच्चे जैसी हरकतें भी करते हो, दूसरी तरफ एडल्ट जैसी भी हरकतें करते हो। तो ये जो लॉज ऑफ आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी कंफ्यूजन है, ये अगर रुक जाए तो लॉन्ग टर्म में बहुत प्रॉब्लम देती है। बच्चे और लोग इससे बाहर ही नहीं आ पाते। ठीक है? अब आइडेंटिटी फॉर्मेशन जो होता है, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कल्चरल बैकग्राउंड, किस कल्चर से आप आते हो। तो एक कल्चर है, मान लो, जो बिजनेस क्लास कैटेगरी है, जिसमें हर चीज बच्चे को दी जा रही है,
सामने सामने एकदम थाली में परोस परोस के। बच्चा कोई डिमांड करता है, उससे पहले वो चीज उसके पास पहुंच जाती है। माँ बाप अपना टाइम छोड़कर बच्चे को हर चीज दे देते हैं। ठीक। दूसरे ऐसी ऐसे बैकग्राउंड होता है, ऐसा एनवायरनमेंट होता है, ऐसी फैमिली या सोशल स्टेटस होता है जहां पर व्यक्ति एक चीज मांग रहा है, छोटी सी चीज भी मांग रहा है, तो उसको उस चीज को पाने के लिए बहुत समय वेट करना पड़ता है। ठीक है। एक बच्चा ऐसा होता है जो कि कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, उसके पास सब कुछ है बट उसको पढ़ना नहीं है। एक बच्चा जिसको पढ़ना है पर उसके पास अपॉर्चुनिटी या एनवायरनमेंट नहीं है, या कुछ 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 भी करना है। ठीक। फैमिली होती है, किस फैमिली से आप बिलोंग करते हो, फैमिली कैसी है, उनकी थॉट प्रोसेस क्या है, क्या सिखाया जा रहा है, क्या सुनाया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है। एथनिक बैकग्राउंड, आपके पूर्वज क्या, कैसे, कहाँ, क्या कर रहे हैं, फैमिली क्लास रहे हैं, बिजनेस क्लास रहे हैं, मिडिल क्लास रहे हैं। आपके एथनिक बैकग्राउंड मतलब पुराने लोग आपके किस तरीके के पूर्वज रहे हैं। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब पैसा कितना है बेसिकली। ठीक है। किस जगह पर रहते हो, घर कैसा है, स्कूल कौन सा जाते हो, जिस स्कूल में जाते हो वहां पर लगभग आपके आसपास के आपके आपके स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस के आसपास के लोग वहां पर दिखेंगे, क्योंकि उसकी स्ट्रक्चर उस तरीके की होगी। ठीक है। बाकी तो पढ़ लेना। ठीक। इसके अलावा एक और चीज जो यहाँ पर आइडेंटिटी क्रिएट करती है, वो होती है कि आप आगे चलकर क्या करना चाहते हो, व्हाट यू वांट टू बी, हाउ यू थिंक योर लाइफ शुड बी, हाउ यू फील कि आपका भविष्य कैसा और क्या होना चाहिए। ये सारी थॉट प्रोसेस जो है, ये आप भी आपकी आइडेंटिटी बनाती है। ठीक है। तो अगर आपकी लाइफ में एक ऑब्जेक्टिव है कि मुझे ये करना है लाइफ में, उस बच्चे के सारे एक्शंस अलग होंगे विद रेस्पेक्ट टू अ पर्सन जिसको पता ही नहीं है कि उसको क्या करना है लाइफ में। दोनों बच्चे के एक्शंस बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग। एक के लिए लाइफ में सिर्फ फन इंपॉर्टेंट होगा, दूसरे के लिए वो इंपॉर्टेंट होगा जो वो करना चाहता है। दैट्स वेयर द डिफरेंस कम्स। ठीक है। सो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No, sir. एलन, हंसी? No, sir. फाइन। सो इसके आगे का जो है विल स्टार्ट ऑन वेडनेसडे। Okay, sir. ओके। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? पक्का? Yes, sir. एक बार बुक पढ़ दिया करो बच्चों। ठीक है। ठीक है सर। ओके, चलो बाय बाय। Bye, sir. Thank you, sir. थैंक यू